हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए फिर शुरू करते हैं 1 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहला न्यूज़ और सबसे पहला करंट अफेयर है आपका दोस्तों एस्ट्रोसैट। ठीक है, एस्ट्रोसैट क्या है दोस्तों? ये इंडिया का पहला स्पेस ऑब्जर्वेटरी है जो कि सारे वेवलेंस जो होते हैं ना दोस्तों एनर्जी, उन सब को डिटेक्ट कर सकता है, उन सब में ये परफॉर्म करता है। ठीक है, अब जैसे कि इसको लॉन्च कब किया गया था, तो ये 28 सितंबर 2015 में लॉन्च किया गया था। मतलब इसकी सर्विस तो 5 ही साल के लिए मतलब किया गया था, पर ये चला कम से कम नहीं 10 साल तक तो चल ही गया दोस्तों। तो ये देखिए, ये है हमारा इंडिया का पहला मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी। मतलब हर वेवलेंथ में मतलब ये मतलब डाटा को मतलब निकाल के मतलब जो साइंटिस्ट हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं इंडिया के, उनको देता है, प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो इसमें जो पार्ट्स हैं मतलब अलग अलग जो मतलब वेवलेंथ हैं उसके लिए अलग अलग पार्ट्स हैं। जैसे कि आप मान लीजिए, जैसे ये वाला जो पार्ट है आपका लार्ज एक्सरे के लिए हो गया। ठीक है, उसमें सॉफ्ट एक्सरे टेलीस्कोप हो गया, ये कैडमियम जिंक टेलोराइड हो गया। ठीक है, ये अल्ट्रावायलेट इमेजिंग सेटेलाइट हो गया। तो अलग अलग मतलब टेलीस्कोप हो गया। ठीक है, ये मतलब आप समझ लीजिए जो नासा का हब्बल मतलब टेलीस्कोप है ना, सेम वैसा ही है ना, पर ये मल्टी वेवलेंथ में काम करता है। हर के मतलब जो विजिबल लाइट्स होती हैं उनका अलग अलग मतलब वेवलेंथ होता है ना दोस्तों। मतलब यही है कि कैन ऑब्जर्व यूनिवर्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे अल्ट्रा वायलेट हो गया, ठीक है, या फिर विजिबल हो गया, एक्से कोई भी हो। ठीक है, एट ए सेम टाइम, अलग अलग नहीं, सेम टाइम पे सबको। ठीक है, उसके बाद ये इसको जो डिज़ाइन किया गया था 5 साल के लिए किया गया था दोस्तों, पर ये अभी भी चल रहा है, 10 साल हो गया। ठीक है, और उसके अलावा इसका जो मास ध्यान रखिएगा 1500 के, ये पूछ सकता है, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। हाँ, ये पूछा हुआ है दोस्तों। और ये फर्स्ट इंडिया से इंडिपेंडेंटली समझ रहे हो दोस्तों, मतलब कुछ कंपनीज के साथ मतलब मिलके, पर इंडिपेंडेंटली मतलब अपने आप ही बनाया गया है। ठीक है, एक तरह से स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप है, मतलब जैसे हब्बल टेलीस्कोप मतलब ये नासा का हो गया। ठीक है, उसके बाद इसको जो लॉन्च किया गया था उस समय 2015 में PSLV C30 एक्सेल मतलब रॉकेट से लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा आइलैंड से। ठीक है, अब ये एक्सेल वर्ड आप कंफ्यूज करो PSLV। ठीक है, ये पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, मतलब समझ रहे, ये जो सेटेलाइट्स मतलब ये जो लॉन्च व्हीकल्स हैं, ये जो रॉकेट है यूज़ होते हैं जैसे सेटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। जैसे सन सिंक्रोनस सेटेलाइट्स हो गया, सन सिंक्रोनस सेटेलाइट्स वो सेटेलाइट होता है जैसे अर्थ है दोस्तों, वो पोल्स के मतलब के पास ही मतलब मतलब वो सेटेलाइट होते हैं जो रिवॉल्व करते हैं। पर ये जो रिवॉल्व करते हैं ना दोस्तों, ये सन के ऑर्बिट को फॉलो करते हैं। आप समझ रहे हो दोस्तों, ये सन जैसे जिस तरह का मतलब टाइम फ्रेम मतलब है उसका दोस्तों, मतलब उसी तरह का टाइम फ्रेम ये भी नोटिस मतलब करता है अपने आप को, ताकि मतलब सन की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ये दे सके। ठीक है, और पोलर सेटेलाइट ही होते हैं वो। और उसके अलावा एक होता है जियो स्टेशनरी जैसे ये आपका मतलब ये हो गया ना इक्वेटर के जस्ट ऊपर रहता है और एकदम पॉइंटेड रहता है। मतलब समझो उसी, अगर आप कभी भी देखेंगे तो वो आपको सेटेलाइट वहीं उसी पोजीशन पे दिखेगा। ठीक है, जिसलिए मतलब डिश एंटीना ये सारी जो होते हैं नेविगेशन इन्हीं से किया जाता है। ठीक, और बाकी जो पोलर वाला है मतलब पूरे अर्थ पे ऑब्जर्वेशन करने के लिए ज़्यादा काम आता है। जैसे मतलब अगर लैंडस्लाइड हो गया या फिर आप समझ लीजिए कोई भूकंप है, इन सबको मतलब नोटिस करने के लिए बहुत काम आता है। ठीक, तो एक्स और इसमें जो एक्सेल वर्ड है उससे घबराइएगा मत दोस्तों। ये जैसे रॉकेट है ना, अब रॉकेट में जो बूस्टर लगाए जाते हैं ना साइड साइड में, जैसे ये रॉकेट है, ये लॉन्च हो रहा है, अपने में दम पे हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो इसके साथ बूस्टर लगा देते हैं जिस हिसाब का पेलोड हो। 2 बूस्टर लगा दिए तो मतलब शायद डुअल कुछ कहा जाता है, 3 लगा दिए 3, फिर क्वाड वाला 4 होता है, और ये एक्सेल वाला 6 होता है। मतलब इसमें 6 बूस्टर लगे होते हैं। ठीक, बस इतना घबराइएगा मत, एक्सेल मतलब वही है, टिप बूस्टर ही होता है। ठीक, उसके बाद सेकंड न्यूज़ और सेकंड करंट अफेयर है आपका दोस्तों, क्या है, मोतो कम्युनिटी है। तो ये दोस्तों फोटो में अगर आप देखेंगे तो ये मोतो कम्युनिटी के लोग हैं, जैसे ये जेंट्स हैं, ये लेडीज़ लोग हैं। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में ये क्या दिक्कत हो रहा है ना, इन्होंने मतलब प्रदर्शन कर रखा है कि मतलब हमको भी मतलब एक तो सबसे पहले आप हम लोग को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दीजिए, और उसके बाद हमको 6 में मतलब शेड्यूल में इंक्लूड कर मतलब 6 शेड्यूल में इंक्लूड करिए। ठीक है, अब ये क्या है, ये डिमांड जब बीजेपी मतलब सरकार में आए थे उससे पहले इसने वादा किया था, वादा पूरा नहीं किया है, इसीलिए ये सब रैलियाँ वैलियाँ निकाल रहे हैं टॉर्च लाइट वाइट वाला कि हमको कराओ, आपने वादा किया था। तो यही समथिंग चल रहा था। पर हमारे लिए मेन जानना है कि मोटोक है क्या। मोटोक दोस्तों एक इंडिजीनियस कम्युनिटी है। ठीक है, असम की। ठीक, और ये मतलब असम में खास तौर से फेमस है अपने ये मोआ मोरिया रिबेलियम के लिए। ठीक है, और ये जो मोतोक कम्युनिटी है कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं है, मतलब समझो ये बहुत सारे लोगों से मिल के बनी है, मतलब डिफरेंट, मतलब आप समझ लीजिए मिक्स्ड ट्राइबल है। ठीक है, मिक्स्ड ट्राइबल एंड कास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनके, मतलब ठीक है, अलग अलग लोग होते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद हिस्टोरिकली लिंक्ड यही है मोआ मोरिया रिबेलियन। ये एक्चुअली क्या है ना दोस्तों, जो आहोम साम्राज्य था ना उस समय जो असम में, उसके मतलब जो अत्याचार थे, उसके बाद मतलब जो हिंदुज़्म का ज़्यादा ही मतलब वो क्या बोलते हैं
ज़्यादा फैल रहा था मतलब उसके अलावा क्या बोलते हैं मतलब हिंदू धर्म से ज़्यादा किया जा रहा था ना, मतलब जैसे ब्राह्मण वामन हो गए, तो उन्हीं सब की वजह से मतलब एक मतलब जो अंदर में जो जिनके मतलब गुस्सा था वो सब निकाला इन्होंने, ठीक है। एक मतलब अलग से मतलब एक कम्युनिटी खड़ा करके इन्होंने फिर मतलब इन्होंने अहोम का जो राजा था उसको भी गिरा दिया था उसमें, पर बाद में क्या है अहोम साम्राज्य ने फिर से बैक किया इनको, बहुत सारा मतलब बहुत ज़्यादा दे खून खराबा हुआ था उस समय, ठीक है। और मेन बात है कि जो मोआ मोरिया रिविलियन है, ये बाद में क्या हुआ कि जब देखा कि एक तरफा नहीं हो रहा है, तो मतलब इन्होंने एक पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, जिसकी वजह से क्या है इनको एक ऑटोनोमस रीजन दे दिया गया, मटक राज्य, ठीक है। और यही मोटक कम्युनिटी वाले हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जो कि अभी जो है तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट है ना, जो असम का वही है, ठीक। और करंट स्टेटस इनको क्या मिला हुआ अभी दोस्तों ना, इनको करंट स्टेटस मिला है MOBC का, ठीक है। अब MOBC क्या होते हैं दोस्तों, ये है मोर अदर बैकवर्ड क्लासेस, मतलब ये मटक मोरन जो जितने हैं ना ये ट्राइब, ये सब मांग कर रहे हैं शेड्यूल ट्राइब का, पर ये सब केस में है MOBC में है, मोर अदर बैकवर्ड क्लासेस। इसमें क्या है ये बैकवर्ड और जो मतलब OBC और जो ST कैटेगरी है उनसे अलग होता है तो बैकवर्ड, पर डिफरेंट फ्रॉम OBC और ST। ये लोग बोलते हैं हमारा जो है मतलब थोड़ा सा ट्राइब वाला ही है ओरिजिन, तो आप हमको शेड्यूल ट्राइब में डालिए, ठीक। अब ये लोग डिमांड कर रहे हैं एसटी स्टेटस, मतलब शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दीजिए हमको, और 6 एक्सक्लूड में सॉरी दोस्तों शेड्यूल में इंक्लूड करिए। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि शेड्यूल ट्राइब इंक्लूजन होता कैसे दोस्तों। देखिए इसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। देखिए जैसे कि मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी ट्राइब को मतलब शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देना, तो सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से तहकीकात करेगी, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करेगी, उसको लगेगा हाँ मिलना चाहिए, तो फिर ये एक रिकमेंडेशन करेगी, किसको करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को, ठीक है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स क्या करेगी ना, ये फॉरवर्ड कर देगी किसको, RGI को, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। अब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एक लोकल कमेटी है जो कि मतलब कुछ मतलब क्राइटेरिया डिफाइन कर रखा है उसने, 5 तरह की क्राइटेरिया, जिसके तहत मतलब शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट को इवेल्युएट किया जाता है। तो इस क्राइटेरिया पे जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है उनको इवेल्युएट करेगा, उसके लगेगा कि हाँ ठीक है, तब ये इनको रिव्यू के लिए किसके पास भेज देगा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। अब जब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब इसका रिव्यू करेगा, उसको लगेगा सब चीज़ सही है, तो फिर ये कहाँ फॉरवर्ड कर देगा, तो ये कैबिनेट में फॉलो कर देगा, मतलब फॉरवर्ड कर देगा, और कैबिनेट से फिर ये पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट में जब अप्रूव हो जाएगा, कैबिनेट वही दोस्तों जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वही है, और ये पार्लियामेंट से जब अप्रूवल हो जाएगा तो इसका अमेंडमेंट होगा किसका, कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 1950, और इसमें उनको ऐड कर दिया जाएगा। और जब ऐड कर दिया जाएगा, एडमेंट हो जाएगा, तो उसके बाद एक प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन निकाला जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, जो कि एक आर्टिकल 341 होता है, 341 में जब शेड्यूल कास्ट को मतलब नोटिफाई करना होता है तब निकालते हैं प्रेसिडेंट, और उसके बाद प्रेसिडेंट ही 342 आर्टिकल के तहत मतलब शेड्यूल ट्राइब को नोटिफाई करते हैं, ठीक है, गवर्नर की सलाह से, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं बात है, पर उससे सलाह लेते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट या यूनियन टेरिटरी से, ठीक है। और मोतो कम्युनिटी की दूसरी डिमांड कौन सी है, 6 शेड्यूल में इंक्लूड करो। अब 6 शेड्यूल में इंक्लूड करने के लिए देखिए दोस्तों, 6 शेड्यूल वैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए ही है, और वो भी 4 स्टेट्स के लिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब ये तो असम के लिए ही है, ठीक है, तो वो हो सकता है, पर इसमें क्या है ना दोस्तों, कोई भी चीज़ मतलब अगर ये लोग मतलब 6 शेड्यूल में इंक्लूड कर लेंगे, इंक्लूड करने के लिए तो क्राइटेरिया यही है दोस्तों, है ना, और पाँच जो है शेड्यूल ट्राइब वाला वो क्राइटेरिया चाहिए, ठीक है, ये वाला तो है। पर अगर जैसे वो हो जाते हैं तो उनको क्या मिलेगा, उनका जो ये काउंसिल है ये आपका हो जाएगा आपका ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इनको मतलब एग्जीक्यूटिव जुडिशियल सारे चार्जेस राइट अपने खुद के मिल जाएंगे, ठीक है। एक मतलब एक तरह से इनका मतलब वहाँ पे मतलब टैक्स लगा सकते हैं, उसके बाद उसको इकट्ठा कर सकते हैं, उसके बाद अपनी तरह से मतलब रूल्स बना सकते हैं, लॉ बनवा सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, अपने कल्चर्स को मतलब प्रिजर्व कर सकते हैं, है ना, जो भी उनके ट्रेडिशनल चीज़ें आ रही हैं उनको आगे फॉलो अप कर सकते हैं, है ना, इनको काफ़ी रेंज मिल जाता है। पर अगर उनसे भी ज़्यादा गिरी हालत में कोई ट्राइब है तो उसको मतलब इसी के अंडर में ऑटोनोमस जो आपका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इसी में ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल भी होता है, जो पर्टिकुलर एक रीजन या पर्टिकुलर एक ट्राइब के लिए दिया जाता है, ठीक है। अब ये जो गवर्नर होते हैं यही मेन अथॉरिटी होती है, जो कि ऑर्गेनाइज रीऑर्गेनाइज अल्टर कर सकते हैं बाउंड्री को, या फिर नाम भी चेंज कर सकते हैं किसका, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और रीजन। जो ऑटोनोमस रीजन जो है ना, ऑटोनोमस मतलब जो मतलब आपका रीजन काउंसिल है, ये इसी के अंडर में आता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंडर में, ठीक है। और इसमें करीब करीब 30 मेंबर होते हैं, जिसमें से 26 जो होते हैं इलेक्ट होकर आते हैं, और 4 जो है मतलब गवर्नर नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए है। और उसके बाद जैसे कि लद्दाख डिमांड करा, पर लद्दाख को अगर इंक्लूड करना होगा तो पार्लियामेंट में संशोधन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और इससे 6 शेड्यूल से रिलेटेड कुछ आर्टिकल हैं दोस्तों, तो इसमें सबसे मेन आर्टिकल ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 244(2) का सब पार्ट 2, यही जो है मतलब डिफाइन करता है क्रिएशन एंड गवर्नेंस ऑफ ऑटोनोमस ट्राइबल एरियाज अंडर 6 शेड्यूल,
ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 275(1) क्या करता है, ये मतलब एक प्रोविज़न है इसमें, ग्रांट, मतलब ग्रांट समझ रहे हो, जो वापस नहीं करना पड़ता, ग्रांट इन एड, मतलब जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स को मतलब बढ़ाने के लिए, मतलब शेड्यूल एरियाज को मतलब विकसित करने के लिए वो जो मतलब फंड यूज़ होता है, वो फंड किससे यूज़ होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही, ठीक है। उसके बाद एक आर्टिकल और ध्यान रखिए, 366 का 25वां सब पार्ट, ये डिफाइन करता है शेड्यूल ट्राइब का, और इसी का जो 24वां पार्ट है ना, इसी का मतलब 366 का जो 24वां है, ये जो डिफाइन करता है शेड्यूल कास्ट को, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट ध्यान रखिएगा दोस्तों, उसमें एक पहला इंपॉर्टेंट है 1931 का सेंसस। यही है दोस्तों एक तरह से आप समझ लीजिए जिसने जिस 6 शेड्यूल का फ्रेमिंग को मतलब एक इन्फ्लुएंस किया था, ठीक है। और इसमें जो ट्राइबल पॉपुलेशन है ना, उनको क्लासीफाई किया गया था, मतलब मेनली मतलब आप समझ लीजिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो है ना, उनको क्लासीफाई किया गया था, ठीक। उसके बाद 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये एक तरह से आप समझ लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन जो होता है ना, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल, इसका फाउंडेशन इसी ने लाया था, ठीक है। और इनको मतलब मतदान देने का हक जो था, है ना, तो वो सब भी इसी में इंक्लूड कर दिया गया था, ठीक। उसके बाद थर्ड न्यूज़ और थर्ड करंट अफेयर है आपका दोस्तों, एंड ऑफ एन एरा, लेटिन अमेरिकाज ओनली जायंट पांडा ऑन इट्स लास्ट लैप। लेटिन अमेरिका दोस्तों मैंने आपको बताया था, जैसे साउथ अमेरिका हो गया, कैरिबियन वाले हो गया, और जो सेंट्रल अमेरिका है, यही पार्ट मिलके आपका बनाते हैं मतलब लेटिन अमेरिका, ठीक है। तो अभी इसमें हम लोग को ज़्यादा नहीं जानना, हम लोग को बस इसमें क्या जानना है कि ये जायंट पांडा होता क्या है भाई साहब। ये देखिए दोस्तों, ये है जाइंट पांडा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। अब जाइंट पांडा देखिए ब्लैक एंड व्हाइट कोट में है, 100 से 15 केजी तक हो जाता है, 4 से मतलब 6 फीट तक हो जाता है। और ध्यान रखिए दोस्तों, अगर ये मान लीजिए जू में रखा जाए तो मतलब 30 से 38 साल भी जी जाता है, पर अगर मतलब जंगल में देखेंगे तो ये मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 साल जीते हैं, ठीक है। ये नेशनल ट्रेजर और नेशनल एनिमल भी बोल दो, चाइना का है, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम उतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर देख लीजिए, ओलियोरोपोडा मेलानो लियो का, ठीक है। मतलब आईयूसीएन स्टेटस मतलब वल्नरेबल है, करीब करीब 2000 प्लस हैं ये, मतलब वो मतलब एक तरह से क्वांटिटी में। और इसका जो मतलब जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो है ना दोस्तों, उसका जो लोगो है वो यही है, जाइंट पांडा वाला, ठीक है। और ध्यान रखिए, ये दिन में 12 घंटे तो सिर्फ चरता रहता है, खाता रहता है, क्योंकि ये मैक्सिमम जो है 99% ये सिर्फ और सिर्फ बैम्बू खाता है, मतलब जो बांस होता है उसी को खाता है। और उसमें क्या है कि न्यूट्रिशनल का वैल्यू जो होती है बहुत कम होती है, इसीलिए बहुत ज़्यादा देर तक ये लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप समझ लीजिए लाइफ स्पैन तो हम लोग बात कर लिए। हाँ, एक दोस्तों आता है पांडा डिप्लोमेसी, ये डिप्लोमेसी है चाइना की, ये एक्चुअली क्या है, सॉफ्ट पावर है चाइना का। इससे क्या है, मतलब वो अपने आप को मतलब प्रमोट करता है एज ए फ्रेंड, मतलब और एक मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशन क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो पहले तो ये एज ए गिफ्ट दिया करता था इन सबको बढ़ावा करने के लिए, पर अब क्या ये लोन के रूप में भी देता है, लोन के मतलब लीज पे थे, मतलब रेड पांडा मतलब ये वाइट क्या बोलते हैं, जाइंट पांडा आपको दे दिए हैं। पर एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जिसको भी देता है ना, वो एक टाइम पीरियड के देता है, उसके अलावा अगर वो वहाँ पे उसके बच्चे होते हैं तो वो बच्चे पे हक चाइना का ही होता है, यही दिक्कत है इसमें। अमेरिका को भी इसने दिया था ये पांडा डिप्लोमेसी, यही इसकी कहलाती है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ न्यूज़ और फोर्थ करंट अफेयर है आपका दोस्तों, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में क्यों है, जो आर वेंकटा रमनी है ना, वेंकटा रमनी, ये है 16th मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनका जो टेन्योर है दोस्तों ना, 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। एक्चुअली क्या, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का टेन्योर कोई फिक्स नहीं होता, ये मतलब आप समझ लीजिए प्रेसिडेंट के ही प्लेजर पे रहते हैं, मतलब समझ लो ना, जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए अभी इनका 2 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया, मतलब 30 सितंबर 2027 तक के लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, अब इनकी फोटो अगर आप देखेंगे तो ध्यान रह जाएगा दोस्तों, है ना, एग्जाम में भी। ये देखिए, ये हैं आपके आर वेंकटा रमनी, ठीक है, मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखिएगा दोस्तों, कुछ एक तो सबसे पहले जान लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चीफ मतलब सबसे बड़ा जो लीगल एडवाइजर होता है यही होता है, ठीक है। उसके बाद हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री, मतलब इंडिया में, ठीक। अब कुछ आर्टिकल हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछे हुए हैं इसमें, मैक्सिमम जो पॉइंट मैंने कवर किया है ना, वो एग्जाम में जो पूछे हुए क्वेश्चन है उनके कवर किए मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले रिलेटेड आर्टिकल्स में आपका रहता है आर्टिकल 76, यही सारी चीज़ें डिफाइन करता है, अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, रोल, ड्यूटीज़ किसकी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के, ठीक है। अब अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है, पर रिकमेंड कौन करता है, यूनियन गवर्नमेंट करती है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 74(1), ये कुछ आर्टिकल मतलब डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, पर इनडायरेक्टली अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। इसे आर्टिकल 74(1) क्या कहलाता है, ये कहलाता है कि प्रेसिडेंट कोई भी काम करेगा तो वो क्या करेगा, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ही करेगा, पर उसको ये अलाउ होता है कि वो अटॉर्नी ऑफ जनरल मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से एडवाइस मतलब कंसल्ट कर सकता है लीगल मैटर्स पे, ठीक है। मतलब एडवाइस तो मतलब काम तो उसको मतलब इन्हीं के एडवाइस पे करना होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे, पर वो मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से कंसल्ट कर सकता है लीगल मैटर्स पे। ये आर्टिकल 74 का सब पार्ट 1 कहता है, ठीक है। उसके बाद एक आर्टिकल 245 है, ये क्या है ना दोस्तों,
ये देता है मतलब पार्लियामेंट को पावर देता है टू मेक लॉज फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब देश के किसी कोने या पूरे देश के लिए ये कानून बनाने के लिए हक तो पार्लियामेंट को है। किसके तो है आर्टिकल 245 के तहत। पर इसमें जो है लीगल एडवाइस जो है एजीआई से इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है। मतलब लेना अगर चाहे तो ले सकता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये मेंशन है इस आर्टिकल में, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 320 क्या है, डायरेक्टली देख रहे हैं, इनडायरेक्टली है दोस्तों सब, ठीक है। आर्टिकल 320 क्या कहता है, ये यूपीएससी से रिलेटेड है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो एग्जाम्स कंडक्ट कराता है ना डिफरेंट, मतलब जो सिविल सर्विसेज वाले हैं और अदर जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं ना उनको जो कंडक्ट कराता है, तो उसके जो फंक्शंस हैं मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी आप मान लीजिए, ठीक है, 320 में आते हैं उनके फंक्शन में। तो अगर इंटरसेक्ट होता है कोई सी चीज़ पे तो वो एडवाइस ले सकता है किस पे, किससे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से, ठीक है। और उसके बाद आप जान लीजिए आर्टिकल 124 से लेकर 147 तो एक तरह से डिफाइन ही करते हैं, क्योंकि आप जान लीजिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए वही क्वालिटी चाहिए जो कि मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए चाहिए होता है। इसीलिए अगर आर्टिकल 124 से लेके 147 चाहेंगे तो मतलब ये एक तरह से जुडिशियल सिस्टम को डिफाइन करता है विद इन विच एजीआई, और मतलब जिसके अंतर्गत मतलब इन्हीं इसमें जो डिफाइन इसी के अंतर्गत मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी ऑपरेट करता है, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो पोस्ट है दोस्तों ना 28 जनवरी 1950 में मतलब क्रिएट की गई थी, ठीक है। और पहले जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे उनका नाम था MC सेतलावाद, जिनका ड्यूरेशन भी सबसे लंबा था 13 साल का, ठीक है। तो MC सेतलावाद जो हैं ये सेतलवाद ये हैं, इन्हीं की बायोग्राफी का नाम है माई लाइफ लॉ एंड अदर थिंग्स, ठीक है। यही है, देखिए ये है पर्सनैलिटी, ठीक। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जान लीजिए जो मतलब जब तक ये मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहता है तब मतलब जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक रहेगा, बस इतना जान लीजिए। तो मतलब होल्ड्स ऑफिस एट द प्रेसिडेंट्स प्लेजर। मुझे मतलब कमेंट में बताइए और कौन है जो मतलब प्रेसिडेंट के प्लेजर पे मतलब काम करता है, ठीक है, मतलब जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक, ठीक है। और इसकी क्वालिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए सेम उसी की क्वालिफिकेशन इसके लिए भी चाहिए, इसके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है। मतलब अगर पहली क्वालिफिकेशन किसी हाई कोर्ट में एज ए जज रहा हो 5 साल या उससे ज़्यादा, उसकी या फिर मतलब हाई कोर्ट के एडवोकेट होके मतलब प्रैक्टिस किया हो लगातार, मतलब समझ लो कम से कम नहीं तो 10 साल या उससे ज़्यादा, ठीक, तब वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते हैं, ठीक है। और यही सेम क्वालिफिकेशन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है। और उसके अलावा आपका देख लीजिए कैन पार्टिसिपेट इन पार्लियामेंट, हाँ पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में मतलब पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं पर वो वोट नहीं कर सकते दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है। और ध्यान रखना इन्हें जो है राइट ऑफ ऑडिशंस है, मतलब सारे कोर्ट इंडिया में चाहे जितने कोर्ट हैं, चाहे छोटा कोर्ट हो या बड़े बड़े हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मतलब सब ऑर्डिनेट कोर्ट, जितने भी कोर्ट हैं उन सब में राइट ऑफ ऑडियंस, मतलब ये मतलब सरकार की मतलब भारत मतलब इंडिया के खिलाफ जो भी केस होंगे या कुछ भी रिलेटेड होंगे सबको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। जो ये इनको हक होता है। पर जो इनके सॉलिसिटर जनरल होते हैं ये सिर्फ उसी केस से मतलब रिलेटेड होते हैं जो मतलब मतलब इनको दिए जाते हैं, मतलब कोई इनके लिए पर्टिकुलर मतलब दिया नहीं गया है कि मतलब इनको राइट ऑफ ऑडियंस कहाँ कहाँ है, ठीक है। पर इसको राइट ऑफ मतलब जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है ये देश के किसी भी कोर्ट में मतलब इनको राइट ऑफ ऑडियंस मिला है, मतलब देश के लिए मतलब कोई भी अगर मतलब खिलाफ उनके केस होता है या उन सुनवाई को मतलब ये रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और देश के खिलाफ वाले केस में भी ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये किस में दिया गया है तो राइट ऑफ ऑडिशंस, ये आर्टिकल 76 के 3 सब पार्ट 3 में दिया गया, ठीक है। और ध्यान रखिए सबसे जरूरी दोस्तों ये कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होता है, ये प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस कर सकते हैं पर देश के मतलब जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ नहीं, ठीक। और ये असिस्टेड बाय सॉलिसिटर जनरल होते हैं, मेरे को नाम बताइए दोस्तों, और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं, ठीक है। इन दोनों का नाम बताइए मेरे को कमेंट में, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ न्यूज़ और फिफ्थ करंट अफेयर आपका दोस्तों है फीफा वर्ल्ड कप 2026। अभी हाल फिलहाल में क्या है इसका मास्कोट आ गया है दोस्तों। मास्कोट क्या है दोस्तों, कनाडा का मास्कोट जो है मतलब 3 कंट्रीज में हो रहा है ना, 3 कंट्रीज मिलकर मन कर रही हैं दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2026। तो मतलब समझ लीजिए सबका जो स्टेट मतलब नेशनल एनिमल है या फिर उसी को इन्होंने कर रखा है। जैसे कनाडा है तो मैपल को कर रखा है, मैपल एक मतलब हिरन होता है दोस्तों। मैक्सिको ने जैगुआर को बना रखा है, यूएस ने अपना बैल्ड ईगल को बना रखा है, अभी हाल फिलहाल में इसने चेंज किया था अपना, ठीक है। और उसके बाद आप जान लीजिए ये इस बार जो सेशन एडिशन है ये 23वां एडिशन है, 11 जून से 19 जुलाई तक। ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, बस इतना जान लीजिए 23वां एडिशन है और ये 3 कंट्रीज मिलकर कर रही हैं। और ये मतलब मैपल जो है कनाडा का है, बाल ईगल याद रखिए यूएस का, मैक्सिको का जैगुआर है, ठीक है। और फीफा जो है इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल है, 1904 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर ज्यूरिच मतलब स्विट्जरलैंड में है और प्रेसिडेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर ध्यान रख लीजिए गियानी इन्फेंटिनो है। पर ये ध्यान रखिएगा फीफा का जो हेडक्वार्टर है ज्यूरिच में है और स्विट्जरलैंड में 1904 में, ठीक है, स्थापना हुई थी इसकी, ठीक। उसके बाद 6 न्यूज़ और 6 करंट अफेयर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ठीक है। ये है माही बंसवाड़ा न्यूक्लियर
प्रोजेक्ट, ठीक है। ये किसके तहत बनाया गया दोस्तों, मतलब बनाया क्या, बनाया जाएगा, इसका भी फाउंडेशन स्टोन जो है मोदी जी ने रखा है, ठीक है। तो ये किस प्रोजेक्ट के थ्रू बनाया जा रहा है, तो मतलब ये फ्लीट मोड इनिशिएटिव ऑफ इंडिया है, उसी के तहत बनाया जा रहा है, ठीक है। इसकी कैपेसिटी जो है 2800 मेगावाट की है दोस्तों। यहाँ पे जो है 4 रिएक्टर लगेंगे 700 मेगावाट के दोस्तों, ठीक है। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर लगेंगे इधर पे, ठीक है। और ये राजस्थान में है, फाउंडेशन स्टोन लगाया है अभी हाल फिलहाल, मतलब क्या बोलते हैं उसके, मतलब फाउंडेशन के लिए होता है ना, ईंटा लगा के पूजा पाठ किया था, तो ये मोदी जी ने किया अभी, ठीक है। तो एक नौका सोलर पार्क है, इसको भी इनॉग्रेट किया है मोदी जी ने, ठीक है। 925 मेगावाट का, ये भी कहाँ है आपका, राजस्थान में, ठीक। नौका, ये एच है दोस्तों, नौका सोलर पार्क, और ये माही बंसवाड़ा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, दोनों राजस्थान में, ठीक है। अब इसमें हम लोग को जानने की जरूरत है दोस्तों कि ये जो फ्लीट, मतलब जिसके तहत ये बना है फ्लीट मोड इनिशिएटिव, ये है क्या दोस्तों, ठीक है। तो फ्लीट मोड इनिशिएटिव क्या है, इसका बस इतना काम है दोस्तों कि सेम डिजाइन के, मतलब जिनका डिजाइन सेम हो और आइडेंटिकल, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल न्यूक्लियर रिएक्टर्स को मतलब डिफरेंट लोकेशन में, इंडिया के डिफरेंट लोकेशन में मतलब तैनात करना, बनाना और बिल्ड करना, ताकि कैपेसिटी बिल्ड करें वो, मतलब ज़्यादा ज़्यादा मतलब एनर्जी क्रिएट करें, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी। और जिसका यूज़ मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में हो सके, ठीक है। तो यूनिफॉर्म डिजाइन होगा इनका, ठीक। तो इसका अभी जो टारगेट रखा गया है इसके तहत, फ्लीट मोड इनिशिएटिव ऑफ इंडिया के तहत, तो मतलब 10 रिएक्टर का टारगेट रखा गया, जो कि 700 मेगावाट के होंगे। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर होंगे। हैवी वाटर जो है इसमें मॉडरेटर और कूलेंट दोनों का काम करेगा। मॉडरेटर जो काम करता है दोस्तों, जो फास्ट न्यूट्रॉन होते हैं ना, उनको स्लो करने के लिए काम आता है, क्योंकि स्लो न्यूट्रॉन ही होते हैं जो चेन रिएक्शन को मतलब इनिशिएट करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। और जो हैवी वाटर मॉडरेटर होगा, कूलेंट का भी काम करते हैं, मतलब जो अंदर की जो गर्मी है उसको कम करने के लिए रिएक्टर के वो भी काम करता है। दोनों के लिए यही यूज़ होता है हैवी वाटर, ठीक है। 2031 तक का टारगेट है, ठीक है। बजट मतलब एक करीब 1 लाख का ही, 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है। और उसके बाद आप जान लीजिए इसके तहत अभी जो इंडिया की कैपेसिटी है 8080 मतलब मेगावाट है न्यूक्लियर एनर्जी की तहत। तो इसी को बढ़ा के जो है 22480 मेगावाट करना न्यूक्लियर कैपेसिटी इंडिया का 2031-32 तक, ठीक है। ये इसका एम है, किसका, फ्लीट मोड इनिशिएटिव ऑफ इंडिया का, ठीक है। अब ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे लग रहे थे, ये लगाया जा रहा है अणुशक्ति विद्युत निगम के द्वारा लगाया जा रहा है, ठीक है। और ये जो है आपको अणुशक्ति विद्युत निगम, ये जो है एक ज्वाइंट वेंचर है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के बीच का, मतलब दोनों मिलकर है, ठीक है। और ये जो रिएक्टर है, मतलब दिस रिएक्टर आर पार्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट स्टेज ऑफ 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, मतलब 3 स्टेज का प्रोग्राम है, जो कि मतलब जो मतलब होमी भाभा थे ना, मतलब डॉक्टर होमी भाभा, जिनको मतलब फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहा जाता, उनके तहत मतलब उन्हीं का विजनरी था कि 3 स्टेज में मतलब हम लोग इस प्रोजेक्ट को करेंगे। इसमें मेन काम क्या था ना कि इंडिया जो है उसके पास नेचुरल, और अगर यूरेनियम देखेंगे 1 से 3% है, ठीक है। पर जो थोरियम है वो मतलब करीब 25% ग्लोबली है, मतलब पूरे दुनिया का 25% थोरियम हमारे पास ही है। तो मतलब ये जो थर्ड स्टेज है ना, थर्ड स्टेज में क्या है कि मैक्सिमम यूज़ जो होगा थोरियम का होगा। थोरियम क्या है कि खुद से फिसाइल है नहीं, तो इसको फिसाइल बनाना पड़ता है, तब क्या ये यूज़ हो पाएगा और सस्टेनेबल होगा और लॉन्ग टर्म के लिए एनर्जी हम लोग ले पाएंगे। तो यही इसका विजन था, ठीक है। और जो फर्स्ट ये स्टेज है उसमें यही है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स ही बनाना है, तो इसीलिए फर्स्ट स्टेज को भी ये मतलब ये प्रमोट करता है, ठीक है, फोकस करता है, ठीक है। तो ये जो इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है, ये प्रपोज किसने किया था, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिनको फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहा जाता है। कब, 1950s में, वो भी 1954 ही आप मान लीजिए, ठीक है। बेस्ड ऑन इंडियाज यूनिक पोजिशन, वही है जो लिमिटेड यूरेनियम है और एबेंडेंट, मतलब थोरियम काफ़ी है तो लिमिटेड, मतलब इसी तरह से यूज़ करके इसको बनाना, ताकि मैक्सिमम यूज़ हम लोग थोरियम का कर सकें, ठीक है। और दोस्तों इसके तहत फर्स्ट स्टेज क्या है, फर्स्ट स्टेज में मेन फोकस रखा गया था प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स पे, ठीक है। मतलब इसमें जो फ्यूल किया जाएगा वो नेचुरल यूरेनियम ही होगा, ठीक है। और ये जो मतलब फर्स्ट स्टेज है 1960 से 1970 के बीच में मतलब डेवलप किया गया, ठीक है। तीसरा वाला जो है अभी मतलब थोरियम वाला है ना, थोरियम बेस्ड, वो अभी मतलब थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल बेस पे चल रहा है, पर बाकी जो 2 स्टेज हैं वो हो रखे हैं एक तरह से, ठीक है। तो इसमें जो मतलब मॉडरेटर और कूलेंट दोनों जो है हैवी वाटर यूज हो जाएगा, ठीक है। और ड्यूट्रम जो है मतलब आइसोटोप है हाइड्रोजन का, ठीक है, ड्यूट्रम ऑक्साइड, इसमें हैवी वाटर यूज होता है। अब मॉडरेटर मैंने बता दिया कि मतलब जो आपका जो मतलब फास्ट न्यूट्रॉन होते हैं, उन जो मतलब प्रोड्यूस होते हैं न्यूक्लियर फिशन क्या होता है, टूटना, मतलब जैसे कि ये टूटेगा तो मतलब ये न्यूक्लियर फिशन होगा। अगर मान लीजिए यही जुड़े, मतलब 2 जाके जुड़ जाए एक में, तो फ्यूज़ होगा, तो मतलब ये न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। एनर्जी क्रिएट होती है दोनों में ही, ठीक है।
तो यही जो न्यूक्लियर फिशन है, इसको क्रिएट करने के लिए फिसाइल मटेरियल चाहिए होता है, ठीक है। तो थोरियम फिसाइल मटेरियल है नहीं, इसलिए मतलब 2 स्टेज की जरूरत पड़ती है इसमें, ठीक है। तो मॉडरेटर जो है, इन्हीं जो फास्ट न्यूट्रॉन है, इन्हीं को मतलब क्या करेगा, न्यूक्लियर फ्यूजन के दौरान में इनकी स्पीड को स्लो करेगा, ताकि न्यूक्लियर मतलब जो चेन रिएक्शन है उसको मतलब इनिशिएट कर सके, मतलब रेगुलर कर सके, ठीक है। और कूलेंट जो है, यही जो हैवी वाटर यूज होगा, हीट जो जनरेट होगी इनसाइड ना, उसको कूल डाउन करने के लिए फिशन में, ठीक है, न्यूक्लियर फिशन में, ठीक। और ये क्या करता है, जो फर्स्ट स्टेज में एनर्जी तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, पर प्लूटोनियम 239 मतलब प्रोड्यूस करेगा एज ए बाई प्रोडक्ट, जो कि मतलब एक फिसाइल मटेरियल है, और जो आगे वाले स्टेज में यूज होगा, किसमें, सेकंड स्टेज में। तो सेकंड स्टेज जो था, ये डेवलप्ड हुआ था 1970 से 80 के बीच में, ठीक है। और इसका मतलब आप समझ लीजिए, इसमें जो डेवलप्ड हुआ था वो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अब इसमें क्या है, ये जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यूज करेगा किसको, जो वहाँ पे हमारा बाई प्रोडक्ट आया था, कौन सा, प्लूटोनियम 239, और ये मतलब फिसाइल है, समझ रहे हो ना, न्यूक्लियर रिएक्शन को इनिशिएट कर सकता है, ठीक है। और ये जो यूज करेगा प्लूटोनियम 239, उसके बाद फ्रॉम स्टेज 1, और उसके बाद यूरेनियम 238, ठीक है। अब नेचुरल यूरेनियम में 238 235 दोनों आते हैं ना, वही है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है ब्रीड, ये फिर इसी स्टेज के थ्रू क्या है कि और प्लेटिनियम निकाला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यूरेनियम 233 को भी निकाला जाएगा, किससे, थोरियम। यही है दोस्तों, थोरियम क्या है, अपने आप में फिसाइल नहीं होता है, इसी को कन्वर्ट करना पड़ता है यूरेनियम 233 में। तो यही है, इसमें सेकंड स्टेज में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। अब जब कन्वर्ट किया जाएगा तो इसका एम क्या था, मेन कन्वर्ट फिर यूज़ किया जाएगा थर्ड स्टेज में, और थर्ड स्टेज में जब यूज़ करेंगे तो एनर्जी डेवलप होगी, और हमारे पास थोरियम की कमी है ही नहीं। और इसका मेन क्या काम था, एम्स टू क्रिएट सफिशिएंट फिसाइल मटेरियल टू इनेबल थोरियम यूज इन स्टेज, मतलब इतना सफिशिएंट फिसाइल मटेरियल बनाना ताकि जो थोरियम यूज करेंगे हम लोग स्टेज 3 में, उसको मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके, ठीक है। उसके बाद तीसरा थर्ड स्टेज तो क्या है, ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल और डेवलपमेंट फेस में ही है, पर इसमें मेन जो मतलब यूज़ है, ये है थोरियम 232 और यूरेनियम 233, ठीक। यही फिसाइल मटेरियल है, ठीक है। फिर रेगुलर रहेगा तो इससे बनता रहेगा, और वो चलता रहेगा, सस्टेन करता रहेगा। और इसमें वो है कि सस्टेनेबल फ्यूल यूसेज होगा, ठीक है। और जो कि मतलब इंडिया का जो थोरियम रिजर्व है वास्ट, मतलब अच्छा खासा क्वान्टिटी, उसको एक्सप्लॉइट कर पाएंगे हम लोग, करीब 25% है ग्लोबली, ठीक है। और इसका जो है लॉन्ग टर्म सेल्फ सफिशिएंसी, मतलब खुद पे निर्भर होने के लिए, नहीं तो बाहर से हम लोग को यूरेनियम इंपोर्ट करना पड़ता है, और एनर्जी सिक्योरिटी को भी हम प्रिजर्व कर पाएंगे, ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है दोस्तों, सिग्निफिकेंस सबसे मेन सब जान दीजिए। एक तो इंडिया मत के पास तो यही है ना, ग्लोबल जो है यूरेनियम, जो नेचुरल यूरेनियम है वो 1 से 2% है। अब जब अगर हम लोग थोरियम बेस बना लेंगे बाद में, तो हमको इसकी उतनी जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि थोरियम बेस बना लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपका थोरियम खुद से फिसाइल है नहीं, मतलब सिग्निफिकेंस इसका बता रहा हूँ दोस्तों। इसीलिए इसका कन्वर्जन यूरेनियम 233 में होना जरूरी है, ठीक है, जो कि हम लोग पहले 2 स्टेजेस में कर पाते हैं, ठीक। उसके बाद 7th न्यूज़ और 7th करंट अफेयर आपका दोस्तों, वर्ल्ड हार्ट डे। ये कब मनाया था, 29 सितंबर को, किसके द्वारा, ये WHO नहीं है दोस्तों, मैं भी गलती से WHO लिख दिया था, ये वर्ल्ड हेल्थ फेडरेशन है, ठीक है। हार्ट फेडरेशन है, ये हार्ट है दोस्तों, ठीक है, हार्ट फेडरेशन है। ये एक NGO है, नेशनल जो है मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1978 में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इस बार की थीम क्या है दोस्तों, इस बार की थीम है डोंट मिस अ बीट, ठीक। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, तो हार्ट जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मतलब जो इंसान में, मतलब आदमी में जो मतलब दिल होता है वो 300 ग्राम होता है, और जो फीमेल औरत होती है उनमें करीब करीब 250 ग्राम होता है। ये 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को मतलब पंप करता है, और अगर पूरे दिन में देखेंगे तो 6000 से लेकर 7500 लीटर मतलब ब्लड को ये पंप करता है, ठीक। बाकी दोस्तों ये वाले जो पॉइंट है ये एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसलिए मैंने पॉइंट वाइज कर लिया ताकि ध्यान रहे आपको, ठीक है। तो हार्ट जो है ये लेफ्ट साइड में, मतलब जो इसका हार्ट का जो लेफ्ट साइड है दोस्तों, वहाँ पे ये क्या करता है, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, उसको क्या है पूरे बॉडी में फैलाता है, ठीक। और राइट साइड का जो है मतलब हार्ट जो है राइट साइड, वो क्या करता है, वही जो जब ऑक्सीजन सारे बॉडी में फैल जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके सीधा बॉडी से लंग्स तक पहुंचाता है, कौन सा, राइट साइड हार्ट का, ठीक है। इसका पोजीशन जो है थोरिया कैविटी मतलब एक तरह से जो चेस्ट कैविटी कहते हैं, जो मतलब आपका जो ऊपर वाला जो चेस्ट वाला होता है ना, और वो रिब्स के बीच में, मतलब एक गैप जो होता है खाली होना, उसी में बीच में रहता है, लंग्स के बीच में, वो भी थोड़ा सा क्या है ना, लेफ्ट साइड अलाइंड होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रिया होता है, मतलब ऐसे एट्रियम बोलते हैं, एक होगा तो एट्रियम बोलेंगे, 2 है तो इसलिए एट्रिया बोला जाता है, राइट और लेफ्ट, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये ब्लड को रिसीव करते हैं, एट्रिया दोस्तों रिसीव ब्लड, और वेंट्रिकल क्या करते हैं, ये पंप करते हैं ब्लड को, ठीक है। अब देखिए ये जो 4 जो चैम्बर है ये इंश्योर करते हैं यूनी डायरेक्शनल, मतलब कोई बैक फ्लो ना हो, मतलब अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसी डायरेक्शन में जाए, कोई ऐसे उल्टा ना हो जाए, ठीक है।
और एक सेप्टम आता है दोस्तों, इन्हीं हार्ट के बीच में है, ठीक है। सेप्टम, वो सेप्टम क्या करता है, जो राइट और लेफ्ट साइड है हार्ट का उसको मतलब डिवाइड करता है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो मिक्सिंग होता है, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, उन दोनों ब्लड्स को मिलने से बचाता है, ठीक है। उसके बाद एक आता है दोस्तों सीनो एट्रियल नोड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया कई बार दोस्तों, ठीक है। जैसे पेस मेकर क्या काम करता है, पेस मेकर जो होता है वो एक तरह से इलेक्ट्रिकल इंपल्स को मतलब प्रोड्यूस करता है जिससे कि हार्ट बीट करता है। तो ये हमारा जो है शरीर का साइनो एट्रियल नोड जो है, ये हमारा नेचुरल पेस मेकर है जो कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स को प्रोड्यूस करता है ताकि हार्ट जो है धड़के, ठीक है। और ये जो है एक डबल वॉल सैक होता है, मतलब डबल लेयर होती है मतलब हार्ट के ऊपर, उसको बोला जाता है पेरिकार्डियम, ये भी प्रोटेक्ट करता है हार्ट को, ठीक है। उसको ब्लड फ्लो अगर आप देखेंगे तो बॉडी से पहले राइट एट्रियम में जाएगा, राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से फिर लंग्स में जाएगा, फिर लंग्स से राइट लेफ्ट एट्रियम जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रियम, आप समझ रहे हो ना, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, फिर सीधा लंग्स पहुंच गया, फिर लंग्स से लेफ्ट एट्रियम ये वाला आ गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर सीधा बॉडी, फिर ऐसी फ्लो चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद आपका 8वां न्यूज़ और 8वां करंट अफेयर है दोस्तों, ये है इंडिया ने अलाउ किया है 2G इथेनॉल के एक्सपोर्ट के लिए, मतलब जो भी इंडिया की कंपनी है वो सीधा मतलब लाइसेंस ले और मतलब एक्सपोर्ट कर सकती है। तो हम लोग के लिए बस इतना जानना है कि ये मतलब 2G इथेनॉल है क्या दोस्तों। अभी इथेनॉल का आप जान ही रहे हो, पेट्रोल में मिलाया जा रहा है 20% तक, ठीक है। गाड़ियाँ मतलब एफिशिएंसी खराब हो जाती है, इंजन खराब हो जाता है, पर चलिए ठीक है, जो हो रहा है देखा जा रहा है। और उसके बाद ये फर्स्ट जनरेशन में क्या है दोस्तों, इसमें फूड क्रॉप्स यूज़ हो रहा था, ठीक है, मतलब जो शुगर केन मतलब जो मक्का वीट इनका यूज़ किया जाता था इथेनॉल बनाने के लिए। और सेकंड जनरेशन में जो वेस्ट आते हैं इनके, जो इंडस्ट्रियल हो या एग्रीकल्चरल वेस्ट हो, जैसे मतलब भूसी फूसी होती नहीं, जो भैंस के चारे के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, जानवर को, उसको यूज़ किया जाता है किसमें, सेकंड जनरेशन वाले इथेनॉल को बनाने के लिए, जी इसी की बात हो रही है। और थर्ड जनरेशन वाला क्या है, इसमें एल्गी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का यूज़ किया जाता है। और फोर्थ वाले में क्या है, यही जो क्रॉप्स हैं जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स हैं और जो एल्गी मतलब जेनेटिकली इंजीनियर्ड एल्गी, इनका यूज़ किया जाता है इथेनॉल बनाने के लिए, क्योंकि ये हाई कार्बन कैप्चर के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, ठीक है, मतलब जो किए जाएंगे। इसके बाद 9th न्यूज़ और 9th करंट अफेयर है आपका दोस्तों, दुनिया का पहला क्लोज्ड फ्यूल साइकिल न्यूक्लियर सिस्टम। एक्चुअली क्या है, न्यूक्लियर साइकिल जो मतलब ये होते हैं वो दो तरह से होते हैं, ठीक है। एक तो होता है आपका क्लोज्ड फ्यूल साइकिल होता है और एक होता है आपका ओपन फ्यूल साइकिल। अभी जो पूरे इंडिया में जितने भी न्यूक्लियर वाले रिएक्टर हैं वो सब ओपन फ्यूल साइकिल में से मतलब ऑपरेट करते हैं। ओपन साइकिल मतलब ओपन फ्यूल साइकिल मतलब इसमें क्या है कि यूज़ करने के बाद न्यूक्लियर वेस्ट होता है जो कि मतलब रेडियो एक्टिव वेस्ट है, उसको मतलब बाद में कहीं डंप करना पड़ता है और बहुत सालों तक वो ऐसे ही पड़ा रहता है, बहुत रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से नुकसान भी बहुत होता है। पर इसमें क्लोज फ्यूल साइकिल में क्या है कि जो मतलब वेस्ट होगा उसको रिसाइकिल कर लेगा, बस इतना ही है फंडा। ये बना रहा है कौन, रसिया, जब बन जाएगा तो फिर से बात करेंगे इसे, ठीक है। न्यूक्लियर वेस्ट को रिसाइकिल कर सकता है कौन, यही जो मतलब वो क्लोज फ्यूल साइकिल न्यूक्लियर सिस्टम है, ठीक है। और ध्यान रखिए इंडिया का पहला सेंट्रल टिश्यू बैंक भी अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ है, कहाँ पे, तो दिल्ली के मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज। अब टिश्यू क्या है दोस्तों, मतलब जैसे सेल्स के मिल के टिश्यू बनाते हैं, अब टिश्यू क्या है कि जगह जगह यूज़ होता है, ठीक है, शरीर में कहीं भी अगर हो गया तो अब क्या है, पहले इंपोर्ट करना पड़ता था, कॉस्टली पड़ता था, अब क्या है कि मतलब आधा दाम लगेगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, ठीक, मतलब एक बैंक है जो मतलब डिफरेंट टिश्यूज को मतलब रखेगा, अगर जिस तरह का यूज़ हो उस हिसाब से यूज़ किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यही थे आज के करंट अफेयर, मिलते हैं कल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, मैं कोशिश करता हूँ कम से कम टाइम में, पर ये बढ़ जाता है, इन्हीं को भी अगर और डिटेलिंग कर लेता तो कम से कम 1 घंटा जाता है, पर अभी क्या है कि चलिए ठीक है दोस्तों, थैंक यू।